लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब क्या हुआ? जो लोक का साहित्य है या जो लोक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, वो लौकिक साहित्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसमें नाम आपको याद रखने होंगे। 2-4 महत्वपूर्ण कवि हैं जो अक्सर आदिकाल में पूछे जाते हैं। तो लौकिक साहित्य, ठीक है, जो लौकिक साहित्य है, और इसमें अगर हम कवियों को देखेंगे तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कवि, आपने नाम भी सुना होगा, वो हैं आपके अमीर खुसरो। ठीक है, लौकिक साहित्य में इनका बहुत विशेष रूप से नाम लिया जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो विद्यापति हुए, अमीर खुसरो हुए, ये वे कवि हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो इन कवियों को फुटकल कवियों के खाते में डाल देते हैं। ठीक है, अलग से एक खाता बना दिया फुटकल कवियों की तरह, है ना। जबकि आदिकाल के ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यापति और अमीर खुसरो, है ना। ये बेशक किसी धारा में नहीं आते हैं, इनकी अपनी एक लौकिक परंपरा है, अपने प्रकार का इन्होंने साहित्य लिखा है, मगर आदिकाल में ये कवि भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, जो अमीर खुसरो हैं, अगर इनके जन्म की बात करेंगे तो 1255 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो इनका नाम दिया हुआ था, इनको ये मिला हुआ था। इनका जो मूल नाम था, है ना, जो असल नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था अब्दुल हसन। अब्दुल हसन नाम था इनका। पूरा नाम तो अब्दुल हसन यईमुद्दीन नाम करके आता है, लेकिन अब्दुल हसन ही, अगर कभी एक बार एग्ज़ाम में शायद कभी पूछा एक बार कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो ये अब्दुल हसन इनका नाम है। कब के जन्म है? तो ये 1255 ईस्वी में आपको इनका जन्म मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये किसके शिष्य थे, ये, है ना, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। इसका मतलब क्या होगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो आप सबने सुना होगा ये नाम, निजामुद्दीन औलिया। ये जो नाम है निजामुद्दीन औलिया, ये आपको ज़रूर याद रखना है। किस रूप में? इसलिए नहीं कि इनका नाम याद रखना, बल्कि इस रूप में कि ये अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है, तो ये गुरु हैं किसके? अमीर खुसरो के, या अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। ठीक है, कैसे भी बात आ सकती है कि बताइए निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य में से कौन है, तो अमीर खुसरो, या अमीर खुसरो के गुरु कौन है, तो वैसे यही पूछेगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन है। तो ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु के बारे में पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बात यह है कि अमीर खुसरो, वैसे इतना विस्तार में जाने की ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम में वैसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, अगर जानकारी ही है तो हम बता देते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं, ये जो इनको खुसरो शब्द दिया था ना, ये खुसरो की उपाधि जो इनको खुसरो कहा गया था, तो ये दी गई थी ख्वाजा इजमुद्दीन नाम के एक विद्वान हुए थे, एक सूफ़ी हुए थे, ख्वाजा इजमुद्दीन। ठीक है, इन्होंने इनको खुसरो कहा था, तो तब वहाँ से नाम इनका खुसरो चला है। ठीक है, तो खुसरो की उपाधि ख्वाजा इजमुद्दीन ने दी थी, इसलिए इनको खुसरो कहा जाता है। मूल नाम तो आप समझ गए, अब्दुल हसन नाम था इनका। ठीक है, ये वैसे बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है नहीं, बहुत डीप जानकारी की अगर ज़रूरत होगी तब ये वाला आप इसको याद रख सकते हैं, वरना कोई आवश्यक नहीं है। टीजीटी वालों के लिए तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, पीजीटी वाले भी ना याद रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, नेट या जेआरएफ के लिए इसको थोड़ा सा याद रखा जा सकता है कि जो खुसरो को उपाधि, या ऐतिहासिक दृष्टि से इतिहास में अगर ये प्रश्न कभी आ जाता है तो उस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। देखिए, ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको ये नाम ज़रूर मिलेंगे कहीं भी एग्ज़ाम में, जैसे
कि बताइए तोता हिंद यानी भारत का तोता, हिंद का तोता अमीर खुसरो को, इनका नाम है, इनको कहा जाता है तोता हिंद। किसने कहा था? अगर वैसे उसको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तोता हिंद आप ये याद रख सकते हैं। ये कहा था इनको अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऐसे ही इनका जो एक और लक़ब है या इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, तर्क अल्लाह नाम से पुकारा जाता है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो हमारे काम का है, जिसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको कहा जाता है तूती ए हिंद, यानी भारत की हिंद की तूती यानी बोली। तो ये कौन है? ये अमीर खुसरो ने अपने आप को स्वयं कहा था कि अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हिंदी में पूछें, क्योंकि फ़ारसी में भी लिखते थे ये। तो जब इनसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पूछी जाती थी तो ये कहते थे फ़ारसी छोड़ो, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मुझसे हिंदी में पूछो या हिंदवी में। ये हिंदी को क्या कहते हैं? हिंदवी कहते हैं। ठीक है, तो तूतीय हिंद इन्होंने कि मैं तूतीय हिंद हूँ इसलिए हिंदवी में कविता करता हूँ। तो तूतीय हिंद इन्होंने जो कहा, स्वयं खुद अपने आप से कहा है। तो आप ये रख सकते हैं कि खुसरो ने स्वयं ही कहा है इसको। ठीक है, स्वयं को कहा है खुद खुसरो ने तूतीय हिंद। तूतीय हिंद जो है यानी भारत की बोली, हिंद की बोली के रूप में। ठीक है, और कवियों का महाकवि ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, कवियों का राजकुमार भी कहते हैं उनको, ईश्वरी प्रसाद ना। तो वो इतना आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। या अवधी भाषा का प्रथम कवि से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है ना, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। अगर मैं इनको लिख ही दूँ अगर नाम को, तो एक बार अगर कोई साथी याद रखना चाहे, कवियों का महाकवि और कवियों का राजकुमार, कौन कह रहे हैं? ये दोनों ही नाम आपको ईश्वरी प्रसाद कहते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ने इनको दोनों ही कहा कि ये कवियों के में महाकवि भी हैं और कवियों के राजकुमार भी हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हमारे हिंदी में थोड़ा सा आप इसको हमारे लिए महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं, तो वो आप ये कह सकते हैं कि इनको अवधी भाषा का पहला कवि है ना, अवधी भाषा का प्रथम या पहला, कुछ भी कह लीजिए, कवि किसने कहा? तो ये कहा आपको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो आप याद रखिएगा, रामकुमार वर्मा अवधी भाषा का पहला कवि इनको मान रहे हैं। और एक विद्वान हैं गुलाब राय, जिनके बारे में आप निबंधों में पढ़ते हैं, मेरी असफलताएं, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है वो। गुलाब राय ये कहते हैं इनको जन कवि। जैसे हम देख ही रहे हैं कि लोक साहित्य, लौकिक साहित्य देख रहे हैं, तो इन्होंने इनको जन कवि कहा कि ये जनता के कवि हैं, यानी जन कवि हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं मुख्य रूप से कि खड़ी बोली का प्रथम कवि अगर कोई है तो जाहिर सी बात है खड़ी बोली का तो प्रथम कवि बनते ही हैं। पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग आपको कहीं मिलता है तो अमीर खुसरो के यहाँ पे ही मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं, सभी ने स्वीकार किया है, खड़ी बोली एग्जाम में पूछा गया है, प्रथम कवि। सब विद्वान स्वीकार करते हैं कि ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो हिंदू और इस्लामी एक संस्कृति जो उत्तर भारत में है उसके ये प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, या उसको एक स्तर पर लाने वाले कवि भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखिए उत्तर भारत की बात हम इसीलिए ज़्यादातर साहित्य में हिंदी में करते हैं क्योंकि हिंदी का जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत ही ज़्यादा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपको उत्तर भारत से संबंधित चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, है ना। जैसे कि अगर हम मलयालम साहित्य पे बात कर रहे होते तो हमारा केंद्र बिंदु कहाँ होता? केरल के आसपास का क्षेत्र होता। या मानो जैसे हम अगर आपके यहाँ अरुणाचल की किसी खासी साहित्य, खासी बोली है या जो भी है, मुझे इतना नहीं आइडिया, अगर वहाँ की किसी हम भाषा पे बात कर रहे होते तो वहीं के क्षेत्र की ज़्यादातर बात होगी।
है ना। तो इसीलिए ये भी माना गया कि हिंदू इस्लामी जो समन्वित संस्कृति है उसके ये प्रतिनिधि कवि हैं। और आप अर्थ यही लेंगे कि जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, अब वहाँ पे इसका अर्थ थोड़ा ज़्यादा संदर्भ में समझने की कोशिश। हिंदी का पूरा क्षेत्र भी वही है, इसीलिए थोड़ी सी समस्या आपको वहाँ हो भी सकती है, ठीक है। दूसरा, जो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे, ये बहुत जो भी बातें बताई गई हैं सामान्य बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं अमीर खुसरो के बारे में याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। ठीक है, इनके बारे में मेन चीज़ यह है, देखो हमारे जो दृष्टिकोण से जो रचनाएं जो इनकी महत्वपूर्ण हैं और टीजीटी में भी पूछी जा सकती हैं, पीजीटी में भी पूछी जा सकती है, नेट में भी पूछी जा सकती हैं। थोड़ी सी रचनाएं हैं, सब जगह आने की संभावना बनी रहती है। तो एक है इनकी रचना खालिक बावरी, ठीक है। खालिक बावरी क्या है ये रचना? ये एक शब्दकोश है, ठीक है। आप कह सकते हैं डिक्शनरी है ये, ठीक है। एक खालिक बावरी ये रचना है इनकी, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने पहेलियाँ लिखी हैं, खूब पढ़ते हैं इनकी पहेलियाँ आप लोग ना। मुकरियाँ लिखी हैं, खड़ी बोली का प्रयोग आपको यहीं दिखाई देता है पहेलियों में, मुकरियों में। इसके अलावा इन्होंने गज़ल भी लिखी हैं, है ना, गज़ल का भी इन्होंने रचना की है। इसके अलावा दो सुखने, ये दो सुखने नाम भी आपको याद रखिएगा कि ये जो है आपको मिलेगा अमीर खुसरो से सम्मति ही थी, ठीक है। दो सुखने ना, सुखन एक प्रकार से कह सकते हैं अदब के ही साहित्य है ना, उसी से संबंधित इस तरीके से। और भी बहुत सारी रचना हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे कोई मतलब की है नहीं। लेकिन हमको जो है यहाँ तक ये तो आपको ज़रूर याद रखनी है, चाहे आप खालिक बारी शब्दकोश है, पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी और दो सुखने, ठीक है। या गज़ल का तो वो तो लिखी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आदिकाल में किसने गज़ल लिखी हैं, तो आदिकाल में गज़ल लिखने का काम आपको एक ही विद्वान दिखाई देगा, एक ही कवि दिखाई देगा, और वो है आपके अमीर खुसरो, ठीक है। तो ये बात तो याद रह ही जाएगी कि आदिकाल में गज़ल कोई अगर लिख रहा है तो वो अमीर खुसरो ही लिख रहे हैं। मुकरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं। पहेलियाँ आपसे यहीं पे खड़ी बोली का प्रभाव आपको दिखाई देगा, खड़ी बोली में कविता करते हुए आपको वो यहीं दिखाई देंगे, है ना। और रचनाओं में जैसे मराजे हिंद है, हयाते कन्हैया है ना, उन रचनाओं का हम यहाँ पे कोई इतना महत्व नहीं है, न टीजीटी न पीजीटी के लिए दृष्टिकोण से भी नहीं है। तो इस तरीके से तो खालिक बारी पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, उसको आपको ध्यान में रखना है, उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। बात यह है कि जो अमीर खुसरो हैं, अगर इनके बारे में कोई और जानकारी अगर रखनी हो थोड़ी बहुत याद, क्योंकि और तो कोई बहुत महत्वपूर्ण विशेष जानकारी आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, तो आप ये कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये भी माना था कि जो अमीर खुसरो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध थे, तो ये पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे खुसरो के अनुसार, कि इनकी जो पहेलियाँ हैं, है ना, या जो इनकी मुकरियाँ हैं, ठीक है। तो मुकरियाँ क्या होती हैं? कोई बात कहकर मुकर जाना, है ना। जैसे हम भारतेंदु यहाँ के भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ पे जब पढ़ते हैं ना मुकरियाँ, कोई बात कहें और मुकर जाएं कि मुँह लागे मुझ करे खराब, क्यों सके सज्जन नहीं शराब। तो उस तरीके की अगर आप चीज़ें देखेंगे तो नहीं, शराब की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात शराब की ही हो रही है, तो ये क्या है? अपनी पूरी बात को कहकर फिर उस बात पर मुकर जाना, है ना, उससे इनकार कर देना कि हम ये नहीं कह रहे थे, लेकिन बात उसी की हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको पहेलियाँ तो वो होती हैं जब आप किसी से कुछ ऐसी बातें पूछते हैं, है ना, कि आपको उसके अर्थ ढूंढने पड़े, तो वो पहेलियाँ हो जाती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो अमीर खुसरो हैं इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। आप जब देखेंगे तो इनकी जो प्रसियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो और क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये उक्ति वैचित्र जो होते हैं उसकी प्रधानता आपको मिलेगी, ठीक है। किस शब्द की? ये भाषा का एक रूप है, उक्ति
वैचित्र्य। इसको क्या समझे हम, कैसे ये जो शब्द आया है उक्ति वैचित्र्य का मतलब क्या है? तो देखिए उक्ति माने क्या होता है, कोई कथन, कुछ कहना, है ना, जो आप कह रहे हैं, किसी से आप कुछ कहें और वो कैसी हो, वैचित्र हो, यानी वो जब आप किसी विशेष प्रकार के चित्र में, है ना, अलग ढंग से कही गई बात है तो वो वैचित्र है। देखिए ये तो शब्द ऐसे बनेगा, है ना, कि चित्त है, चित्त में वी उपसर्ग लग जाएगा तो विचित्र हो जाएगा और यह प्रत्यय लगेगा तो बनेगा वैचित्र। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, ये शब्द का निर्माण तो वैसे होगा। तो ये क्या है, उसी तरीके से मतलब कोई बात ऐसे कहना कि जो सीधी सीधी ना हो, अलग तरीके से हो, मतलब इसी को कहते हैं उक्ति वैचित्र, यानी किसी बात को घुमा के कहना। या जैसे हम ध्वनि काव्य की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर बात को उक्ति वैचित्र आपको बिहारी के यहाँ भी मिलेगा, रीतिकाल की जब कविता आप देखेंगे तो आपको वहाँ भी उक्ति वैचित्र मिलेगा। तो उक्ति वैचित्र का मतलब ही ये होता है कि अपनी बात को इस प्रकार से घुमा के कहना, बात सीधी सीधी है लेकिन उसको कुछ घुमा फिरा के कहना और आपको नई सी लगे, तो उसी को कहा गया कि उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, है ना। और इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा रसीले गीत लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही कहते हैं कि इनकी जो पहेलियाँ हैं, इनकी जो मुकरियाँ हैं, इनके लिए जो है अमीर खुसरो बहुत प्रसिद्ध हैं। क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इनकी उक्ति वैचित्र की प्रधानता आपको मिलेगी। उक्ति वैचित्र का मतलब ये हो गया कि भाषा को इस तरीके से घुमा के कि जो सीधी सीधी सी बात आपको देखने में लग रही है वो सीधी सीधी ना रह के कुछ अलग हो जाए, है ना। बात यह है बोलचाल की भाषा पे, क्योंकि लौकिक साहित्य की हम बात कर रहे हैं। तो लौकिक का मतलब क्या होगा कि जो लोक का है ना, लोक मतलब जन का, और जन भी कौन सा, आम जन, है ना, जो हमारे गांव बस्तियों में जो पाया जाता है। ये भी शहर वाला जन नहीं है, विशेष रूप से आम जन है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। उस जब ऐसे लौकिक साहित्य या ऐसे लौकिक कवि की बात करेंगे तो उस लौकिक कवि की क्या खासियत होगी? उसकी खासियत ये होगी कि वो लोक की भाषा का प्रयोग करेगा, है ना, आम जन की भाषा की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो लोक की भाषा का प्रयोग का मतलब क्या होगा? बोलचाल की भाषा। तो बोलचाल की भाषा आपको साहित्य में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगी। इसीलिए कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के लिए कि शुक्ल कहते सॉरी कि कबीर की अपेक्षा, है ना, क्योंकि कबीर के यहाँ भी तो लौकिक लोक की भाषा बहुत है ना। शुक्ल ने किस नाम से कहा कबीर की भाषा को? कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी कहते हैं ना। सदुक्कड़ी भाषा कहा था, है ना। 4 भाषाओं के शब्द इसमें मिलते हैं सदुक्कड़ी में। और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं वो कबीर की भाषा को क्या कहते थे? पंचमेल खिचड़ी कहते थे, यानी 5 भाषाओं का मिलन है। तो वैसे ही कबीर की भाषा जो लोक के बहुत नज़दीक है, बोलचाल की भाषा के बहुत नज़दीक है, इसीलिए शुक्ल ने कहा था कि कबीर की अपेक्षा अमीर खुसरो का ध्यान जो है वो ज़्यादा अधिक है बोलचाल की भाषा की तरफ, है ना। बोलचाल की भाषा कबीर से ज़्यादा कहीं अगर दिखाई देती है तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो जाता है बोलचाल की भाषा का वो खुसरो का जाता है, अमीर खुसरो का जाता है ना। कि जैसे, और वो तुलना भी करते हैं बाकायदा कि जैसे आज के समय में किसका ज़्यादा बोलचाल की और भाषा पे ध्यान जाता है, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से ध्यान अंग्रेजों का बोलचाल की भाषा के ऊपर जाता है। क्योंकि ग्रेडसन का अगर काम देखेंगे ना आप, वर्नाकुलर पे बहुत काम किया है। और वर्नाकुलर का मतलब ही क्या है? बोलचाल की भाषा, लौकिक जो लोक की बोली है ना, उसी की बात कर रहे थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही कह रहे थे कि जो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की तरफ अधिक गया है, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का भी ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक जाता है। तो ये वाक्य किसने कहा? ये शुक्ल का वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया? खुसरो के संदर्भ में। बस इतना ही, अगर इससे थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि किस संदर्भ की बात चल रही है। तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की और बहुत ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप अगर इतना ध्यान रखेंगे कि आदिकाल में जो लौकिक साहित्य है, अमीर खुसरो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जब भी लौकिक साहित्य की बात आएगी तो भाषा कहाँ पहुँचेगी? बोलचाल की भाषा के नज़दीक पहुँचेगी। और जब बोलचाल की भाषा के नज़दीक पहुँचेगी तो वो आमजन की भाषा, पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, गज़ल हैं ना, उस तरीके की भाषा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आदिकाल में बोलचाल की भाषा बहुत ज़्यादा खड़ी बोली के पास, खड़ी बोली भी आपको पहली बार अमीर खुसरो के यहाँ दिखाई देगी। खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर इसी चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हम क्या समझ रहे हैं
और हमको यहाँ से आई हुई चीज़ों के बारे में थोड़ी गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्योंकि कबीर से पहले भी लोक की तरफ, बोलचाल की भाषा की तरफ, है ना, अवधि का पहला कवि भी मान रहे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो वैसे ही खड़ी बोली का भी पहला कवि माना जाता है। तो ये सब क्या थी उस समय में देखेंगे, और ये समय कौन सा है, 1255 में इनका जन्म हो रहा है। तो मानो ये कविता अगर 40 साल की उम्र में भी लिख रहे होंगे तो आप मान सकते हैं कि 1285 का समय देख लीजिए या 80-90, यानी ये एक प्रकार से कौन सा 13वीं सदी का समय है ना। और 13वीं सदी में हम लगातार बात करते आए हैं कौन सा साहित्य था, आदिकाल वाला साहित्य, और उसमें भी भाषा का कौन सा रूप दिखाई दे रहा था, अपभ्रंश खूब दिखाई देती है उस समय में। लेकिन ये जो हैं अपभ्रंश से ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं, लोक की तरफ जा रहे हैं, लोक भाषा की तरफ जा रहे हैं, है ना। आपको इनके यहाँ पे फिर अपभ्रंश का प्रयोग नहीं मिलेगा। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसीलिए अपभ्रंश को छोड़कर लोक की तरफ जाने वाले, लोक की भाषा का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो हैं, और इसीलिए लौकिक भाषा की तरफ हिंदी का पहला, है ना, उस तरीके का कवि स्वीकार करने की कि हिंदी के कवियों में अमीर खुसरो भी आरंभिक कवियों में नाम उनका आता है। ठीक है, वो अपभ्रंश से अलग लोक भाषा की ओर। और उस वक्त में अवधि क्या हुई, तो अवधि एक लोक भाषा ही हुई, है ना। खड़ी बोली क्या होगी उस वक्त में, तो खड़ी बोली एक लोक भाषा होगी, है ना। उस तरीके की ये सब लोक की भाषाएं होंगी, आमजन की भाषाएं होंगी, ग्रामीण क्षेत्र की भाषाएं होंगी विशेष रूप से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी ये भी कहा गया कि जो अमीर खुसरो हैं जब भी अपनी ये कविता करेंगे, रचना करेंगे, तो मुख्य रूप से तो आपको उनकी बोलचाल की भाषा ही दिखाई देगी, है ना। और बोलचाल की भाषा में भी कौन सी ज़्यादा दिखाई देगी, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का भी कौन सा रूप, ठेठ, है ना। ठेठ का मतलब बिल्कुल एकदम से ठेठ, गंवार जिसको कहते हैं, बिल्कुल जड़ हो, बिल्कुल मूल, है ना। तो ठेठ खड़ी बोली आपको मिलेगी, है ना। और ये जो ठेठ खड़ी बोली है ये कहाँ मिलेगी ज़्यादातर, जब आप उनकी पहेलियाँ पढ़ेंगे, है ना, जब आप मुकरियाँ पढ़ेंगे, इस तरीके की जब रचनाएं आप पढ़ेंगे तो आपको ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग आपको यहाँ पर मिलेगा। दो सुखन है ना, उस तरह की जो रचना है, तो वहाँ पर आपको ये भाषा का प्रयोग दिखाई देगा। लेकिन जब वो गीत लिखेंगे, ठीक है, उन्होंने बहुत गीत भी लिखे हैं, और अगर फिल्मों में भी उन्हीं की तर्ज पे एक गाना जो बाद में चला था कि जेहाले मस्ती मुकंज रंजिश बेहाले हिजरा बेचारा दिला, वो उस तरीके का कुछ गाना है। तो वो जो शैली है, वो जो गीत है ना, वो भी एक प्रकार से अमीर खुसरो के यहीं से उस गीत को कॉपी करने की कोशिश की गई है। तो जब ये गीत लिखेंगे, है ना, गाना लिखेंगे, तो तब आपको ये भाषा में रूप बदल देंगे, तब ये खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गीतों में खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हो सकता उस तरीके से उस समय में, है ना। आज तो खैर गीत खड़ी बोली में भी लिखे जाते हैं, लेकिन ये माना जाता था उस समय में कि गीत लिखने के लिए कोई मीठी बोली होनी चाहिए, कोई कोमल बोली होनी चाहिए। और कोमल बोली कौन सी थी, तो ब्रज भाषा आपको दिखाई देगी। ठीक है, या अवधि भी क्या है, उस प्रकार से एक प्रकार से कोमल बोली, या आप कह सकते हैं कि ये आम जन में जो गीत लिखने की शैली है वो ज़्यादातर वो दिखेगी। तो आपको ब्रज भाषा उनकी गीत शैली में अत्यधिक दिखाई देगी। और उर्दू में इसी को आधार बनाकर, क्योंकि अमीर खुसरो के यहाँ पे जब भी गीत लिखते हैं अमीर खुसरो तो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए उर्दू में जो एक इतिहासकार हैं, प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर आज़ाद, वो ब्रज भाषा से ही उर्दू को मान लेते हैं। कहते हैं कि ब्रज भाषा से जो है खड़ी बोली का निर्माण हुआ है, और खड़ी बोली से जो है फिर उर्दू की तरफ चली जाते हैं ना, इसी के भ्रम, क्योंकि ये ब्रज भाषा का इतना सुंदर प्रयोग आपको गीतों में उस समय में करते हुए दिखाई देंगे। कौन, अमीर खुसरो। तो आपको अवधि का पहला कवि हो गया, ब्रज भाषा की गीतों में प्रयोग मिल रहा है, ठेठ खड़ी बोली का प्रयोग आपको पहेलियों और मुखरियों में आपको दिखाई देगा। तो बहुत महत्वपूर्ण कवि भाषा के दृष्टिकोण से हमारे अमीर खुसरो हो जाते हैं, है ना। और ये भी माना गया कि आदिकाल में अब तक जब हमने पढ़ा तो हमें क्या क्या दिखाई दिया। देखो, जब हम आदिकाल का साहित्य पढ़ रहे हैं तो हमें सिद्धों की कविता दिखाई दे रही है, नाथों की कविता दिखाई दे रही है ना, जैनों की कविता दिखाई दे रही है, रासो साहित्य दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सारे साहित्य हैं, यहाँ तो वीर और श्रृंगार की बात है ना, यहाँ शांत रस की बात है, अपने जैन मत को प्रसार कर रहे हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो धार्मिक मान्यताएं, उस तरीके का ज्ञान है, हठयोग है, वो सारी भाषा कविता दिखाई देगी।
है ना। ये एक प्रकार से थोड़ी भोग विलास की तरफ उस तरीके की कविता है, थोड़ी ज्ञान की तरफ, ज्ञान भी कौन सा, लौकिक ज्ञान की तरफ, शास्त्रों के ज्ञान पे बहुत महत्व नहीं देंगे, तो उस तरीके की कविता पूरी यहाँ दिखाई देती है। लेकिन अमीर खुसरो के यहाँ पे जाते जाते आपको कविता में एक रूप और दिखाई देगा, और वो क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन की कविता कहीं दिखाई देगी आदिकाल में, तो वो आपको कहाँ दिखाई देगी, अमीर खुसरो के यहाँ। कैसे मनोरंजन, जब आप किसी से पहेली पूछते हैं तो मनोरंजन ही तो करते हैं। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि आदिकाल में, किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल में खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा है। कौन सा साहित्य, मनोरंजन पूर्ण साहित्य। ये भी कैसे हैं, पहले कवि हैं आदिकाल के, प्रथम कवि, उनसे पहले मनोरंजन साहित्य नहीं लिखा गया। यानी खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा है। किसका वाक्य है ये, कभी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा कहता हुआ आपको दिखाई देंगे कि जो अमीर खुसरो की जो रचना है वो आदिकाल में मनोरंजन की भी कविता है। और क्यों कविता है, क्योंकि आपको हमने अभी देखा कि वहाँ पे पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ मनोरंजन ही करती हैं, है ना, मुकुरियाँ हैं, ये भी जो है मनोरंजन करती हैं। तो इस प्रकार से कहा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अमीर खुसरो के लिए, है ना। और गुलाब राय ने इनको क्या कहा था, याद है ना, गुलाब राय क्या कह रहे हैं इनको, जन कवि। ये जन कवि जो है गुलाब राय कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, तो जन कवि गुलाब राय ने इसीलिए कहा था कि जब आप खुसरो का साहित्य पढ़ेंगे, उनकी कविता पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि खुसरो जो हैं उनका ध्यान कहाँ ज़्यादा रहता है, लोक की तरफ। लोक में क्या रुचि है, गांव के लोग, समाज के लोग किस में रुचि ले रखे हैं ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं कि लोक रुचि को ध्यान में रखकर ज़्यादातर साहित्य लिखा खुसरो ने। किसके अनुसार, गुलाब राय के अनुसार, ऐसा वो मान रहे हैं, ठीक है। और जब ऐसा साहित्य रखा, लोक को ध्यान में रख के उनकी रुचि के अनुसार लिख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो आपको भाषा भी प्रयोग करनी पड़ेगी, कहाँ की, लोक की भाषा। जब लोक का साहित्य लिख रहे हो तो लोक की भाषा भी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि इनकी रचनाओं में उस समय का जो समाज है, लौकिक लोक का जो समाज है, उसकी संस्कृति भी आपको दिखाई देगी इनकी साहित्य में। और इसीलिए वे वो कहाँ ले आते हैं गुलाब राय, इनको जन कवि कहते हैं कि उनकी संस्कृति की झलक, लोक साहित्य, लोक जीवन की झलक, या लोक जीवन की जो संस्कृति है उसकी झलक भी आपको खुसरो के कविता में मिलेगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि सही अर्थों में अगर कोई जन कवि है जिसने जनता की भाषा में कविता की है, तो वो अमीर खुसरो हैं। इसीलिए गुलाब राय कहते हैं कि सही अर्थों में कोई जन कवि है तो वो आदिकाल में, ना, बाद में तो फिर बहुत सारे जन कवि होंगे, लेकिन आदिकाल की बात यहाँ चल रही है। तो आदिकाल में सही अर्थों में कोई जन कवि थे तो वो थे आपके अमीर खुसरो। क्यों थे जन कवि, क्योंकि वो लोक रुचि के अनुसार कविता करते थे, लोक की भाषा का प्रयोग करते थे, लोक संस्कृति की झलक उनकी रचनाओं में आपको दिखाई देगी। इस सबको आधार बनाकर जो साहित्य लिखा गया, इसीलिए खुसरो को जन कवि कहा गुलाब राय ने। बहुत विस्तार से चीज़ों को हम समझे हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है रटने जैसा। अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी, है ना। जब आप इनको साहित्य, किसी साहित्य इतिहास में पढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे शुक्ल के यहाँ और अन्य विद्वानों के यहाँ, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इनकी मोटे मोटे तौर पर रचना याद रखोगे, इनके बारे में जानकारी याद रखोगे, तब भी आपको समझ आएगा, है ना। इसमें विशेष रूप से कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा हम स्मृति पे या रटने पर जोड़ दें। थोड़ा सा समझेंगे तो हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, हिंदी को अमीर खुसरो ने क्या कहा, हिंदवी। वो इसे हिंदवी कहकर प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। माना जाता है अमीर खुसरो ऐसे समय में पैदा हुए थे जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था, भारत में मुसलमान राज कर रहे थे, तो उस समय में है ये। तो ये कहा गया कि जो दिल्ली केंद्र हुआ करता था, तो दिल्ली में लगभग 11 शासक या राजा, आप कुछ भी कह लीजिए, तो लगभग जो है
11 शासक या राजाओं का इन्होंने पतन देखा, है ना। इनके समय में ऐसे आए कि वो सत्ता पे बैठे और फिर वो जो है उनका डिक्लाइन हो गया, वो उनका पतन हो गया। क्योंकि दिल्ली जो अमीर खुसरो, दिल्ली में लगभग 11 शासकों का जो उत्थान और पतन आपको दिखाई देंगे इस समय में, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं खुसरो के बारे में कि ये जो हैं अमीर खुसरो बड़े ही अच्छे कवि हैं, बड़े ही सुकवि हैं और मेधावी हैं। बहुत ज़्यादा इनमें मेधा थी, और मेधा मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी, प्रतिभाशाली कवि हैं और अच्छे सुकवि हैं, अच्छे कवि हैं। उस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी इनके बारे में। कहते हैं लोक साहित्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, लोक भाषा का प्रयोग है, मुकरी पहेलियाँ लिखी गई हैं। अपभ्रंश का उस तरीके का रूप आदिकाल में जैसे सब प्रयोग कर रहे थे आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अवधि का प्रथम कवि कहा गया, किसी ने खड़ी बोली का पहला कवि माना, जन कवि कहा किसी ने। तो इस तरीके की सारी बातें आपको अमीर खुसरो के बारे में सुनाई देंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी खालिक बारी, क्या थी ये, अगर याद हो तो अभी बताइए। तो ये थी आपकी शब्दकोश, डिक्शनरी। क्यों लिखी इन्होंने ये डिक्शनरी? तो ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ये जो रचना लिखी थी खालिक बारी, ये लिखी थी तत्कालीन उस समय का जो राजा था गयासुद्दीन, बलबन नहीं बल्कि तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था। उसको क्या करना था? उस पुत्र के लिए जो है भाषा का ज्ञान देना था, उसको लैंग्वेज पढ़ानी थी। इसीलिए इन्होंने खालिक बारी की रचना की, डिक्शनरी बनाई कि इन शब्दों के ये अर्थ होते हैं, ये मीनिंग होते हैं। तो इसीलिए खालिक बारी शब्दकोश गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा पढ़ाने के उद्देश्य से रची थी। किसने? अमीर खुसरो ने। खालिक बारी रचना बहुत महत्वपूर्ण रचना, एग्जाम में बहुत बार पूछिए तो आप इसको जरूर याद में रखिएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी अमीर खुसरो के बारे में नहीं आएगा, यहाँ तक कि नेट के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। टीजीटी पीजीटी से तो बहुत ज़्यादा विस्तार से हमने इसको पढ़ा दिया है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सामान्य सी चीज़ें, एक चीज़ याद रखोगे तो उससे जोड़ते हुए जाओगे तो सारी चीज़ें याद होती हुई चली जाएंगी। उस समय की लौकिक साहित्य में ही, आदिकाल के अगर हम लौकिक साहित्य देखेंगे तो उस लौकिक साहित्य में एक रचना आपको और दिखाई देगी जो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, ढोला मारू रा दूहा। दूहा समझते? दूहा अगर अंत वाले शब्द को लें, अगर याद हो हमने जब आदिकाल शुरू किया था तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक बात कही थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राकृत का अपना छंद क्या था? गाथा। वैसे ही अपभ्रंश का अपना छंद क्या है? अपभ्रंश का अपना छंद क्या है? दूहा। और ये दूहा ही क्या है? दोहा, ठीक है। अब दोहा समझिए, छंद है दोहा। पूरे कबीर के यहाँ पे हमने खूब मिलके दोहा पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये दोहा में रचना लिखी गई है, दोहाओं में प्रयोग है। क्या है रचना का उद्देश्य? तो देखिए रचना है आपकी ढोला मारू रा दूहा। तो ये आपका मिलेगा नायक ढोला। ढोला क्या है? इसका, इस रचना का नायक है। ढोला। और मारू क्या है? इसकी नायिका है। और उन दोनों की कहानी किसमें कही गई है? दोहों के माध्यम से कही गई है। तो समझे ना, ढोला मारू रा दूहा। ढोला और मारू की जो कहानी है दोहों के माध्यम से कही गई है, ठीक है। अब देखो इसके लिए दो चीज हैं। पहली तो ये कि ये जो रचना है ढोला मारू रा दूहा, अगर आपको मिल जाए कुशल लाभ, ये अगर नाम मिल जाए तो तब भी आपको ढोला मारू रा दूहा का रचनाकार कुशल लाभ ही लगाना है। लेकिन
असल में ये कहा गया कि बाद में जब नई अध्ययन हुआ तब ये कहा गया कि ढोला मारू रा दुहा का जो लेखक है वो कोई कल्लोल, है ना, कल्लोल नामक कोई कवि था। कुशल लाभ ने क्या किया कि इस रचना को संकलित कर दिया, यानी एक जगह इकट्ठा कर दिया, है ना, संकलन करता। अब देखिए, अब वहाँ ये तो जरूरी नहीं है ना एग्जामिनर को ये पता हो कि, या एग्जामिनर को, मेरा मतलब ये है कि वो ये उठा कर रख दे कि ढोला मारू रादुहा किसकी रचना है, और वहाँ ऑप्शन में कल्लोल हो ही नहीं, तो आप किसके साथ जाएंगे? कुशल लाभ के, क्योंकि कुशल लाभ ने इसका संकलन किया था। कब किया था? देखो, ये जो रचना है ढोला मारू रादुहा, ये बताया गया कि ये रचना जो है 1473 ईस्वी के आसपास की रचना है, ठीक है, 1473 ईस्वी की। लेकिन कुशल लाभ ने इस रचना को बाद में इकट्ठा किया, संकलन किया, तो ये कब किया? ये किया उन्होंने 1561 ईस्वी में, ठीक है, तो काफ़ी समय बाद किया। तो रचना तो पहले ही लिखी जा चुकी थी 1473 ईस्वी में, किसके द्वारा? कल्लोल के द्वारा। तो अब इसमें दोनों चीज़ों में आपको इतना याद रखना है, दोनों नहीं आएंगे, या तो वो कुशल लाभ पूछ सकता है अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा ज़्यादा गहरा आइडिया ना हो, टीजीटी के एग्जाम में अगर आए कि ढोला मारू रादुहा किसकी रचना है और उसमें कुशल लाभ हो, तो कुशल लाभ भी उसका उत्तर होगा अगर कल्लोल नहीं होगा। अगर कल्लोल पूछेगा सीधा सीधा तो वहाँ कुशल लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो फिर कल्लोल आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, ये दोनों ही नामों में आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही नाम आपको ढोला मारू रादुहा से जुड़े हुए दिखाई देंगे। कुशल लाभ इसके संकलन करता थे और कल्लोल जो है इसके मुख्य कवि थे, ठीक है। तो बाद में लोगों के सामने कल्लोल की ये रचना कुशल लाभ के द्वारा ही आई, उसको संकलन कर दिया तो लोगों के सामने आके ये रचना दिखाई देगी, ठीक है। बाद में नागरी प्रचाणी सभा से भी प्रकाशित हुई, जो श्री राम और सूर्यकांत पारिक, नरोत्तम स्वामी जैसे विद्वानों ने लगभग ये कहा गया कि 1934 यानी 1934 के आसपास इस रचना को प्रकाशित कराया था। कहाँ से? नागरी प्रचाणी सभा काशी से। नरोत्तम स्वामी और राम सिंह या एक और दो सूर्यकरण पारिक जो विद्वान थे वो कराते हैं, ठीक है। तो उतना आपको याद रखने की ज़रूरत, आवश्यकता है नहीं, इतना ही याद रखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मुख्य कथा या कहानीकार के उसकी जो कथा है, जो नायक है उनकी तरफ, ढोला की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ढोला जो है नायक है, इसका नाम वैसे तो सालेह कुमार भी प्रयुक्त हुआ है इस रचना में, ठीक है, सालेह कुमार। और जो नायिका है, ये जो ढोला है सालेह कुमार, ये कहाँ का है? तो ये माना गया कि ये एक उस वक्त वंश था मध्य भारत में, कछवाहा वंश, ठीक है। तो कछवाहा वंश के जो शासक थे नत्र, इनका क्या था? ये पुत्र था। कौन? ढोला, ठीक है। आप इसको इतना याद नहीं रखिएगा, बस कहानी जोड़ने के लिए आपको याद रखना है कि अच्छा ये ढोला कोई थे। आपको कछवा वंश याद रखना है या नक्षत्र इनके पिता का नाम रखना है, ये कोई भी याद नहीं रखना, बल्कि ये थोड़ा सा जानकारी इसलिए है कि आपको ये चीज़ याद रह जाएगी कि अच्छा ये इससे संबंधित कहानी थी, इसलिए पूरा थोड़ा सा उसको विस्तार में बता रहे हैं, वरना आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। पर वो क्या है ना, फिर वो रचना ऐसा रह जाता है कि हमको सिर्फ याद करनी है, तो रटने में या याद रखने में, उसको बार बार दिमाग में याद रखने में थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम कोई पूरी कहानी जुड़ी होती है उससे संबंधित, तो फिर वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी?
क्या करे, रुकना है ना। आवाज़ आ रही है मेरी? थोड़ा सा रुक लेगा ना आपको आवाज़ आ रही है? सर, वापस आ गया तो लेकिन आवाज नहीं कर रहे। आ गया आप लोगों को आवाज़ आ रही? सर, आप गायब हो गया था। वेलकम बैक सर। ओह, पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया क्या? जी सर, आप दिखाई दे रहा है? 5 मिनट ऐसा होगा सर। भारत के नाम वहां तक सुना था। यहाँ तक। ढोला मारू रात वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, ये आपने सुना था? जी सर। सर, भारत में एक वंश था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इससे आगे नहीं बढ़ा। हाँ, तो ये जो सालह कुमार हैं, ये कछवा वंश के नत्र जो है राजा, इनके पुत्र थे, ठीक है। तो इनके द्वारा ये इनके हमारे मुख्य नायक हैं, और जो नायिका हैं हमारी, ये राजकुमारी हैं मारू, ठीक है। मारू को ही मारवाणी कहा गया है। मारवाणी याद रखिएगा, मारवाणी, ठीक है। क्यों मारवाणी पे मैं जोर दे रहा हूँ? क्योंकि आपको इसकी जो दो नायिका दिखाई देंगी, मारवाणी, ये तो मुख्य नायिका है, ठीक है। और एक और सहायिका नायिका है, वो है मालवाणी, ठीक है। तो ये जो ला है, ये दूसरी नायिका है, यानी ये सहनायिका आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। मुख्य नायिका आपकी मारवाणी है, ठीक है। तो ये जो मारवाणी है, ये जैसे मारू इसमें कहा गया है, तो मारू से रा याद रखिएगा जरूर, मारू से ही मारवाणी बनेगा। मालू नहीं है, मारू है, ठीक है। तो रा ही मुख्य नायिका, ये मारू। ये जो मारू है, माड़ी है, ये एक पूगल है, उस समय का कोई जगह रही होगी, पूगल। यहाँ की क्या है, ये पूगल की राजकुमारी है। अब कहानी क्या है, ठीक है। ये तो आपके दो नायक हो गए, नायिकाएं हो गई दो, और अपना नायक हो गया मारू, ढोला, जिसे साला कुमार भी कह रहे हैं हम, ठीक है, जो कहा गया है उस पुस्तक में, रचना में। तो कहानी क्या है कि ये जो ढोला है, ये लगभग 3 साल का रहा होगा, और ये जो मारवाणी है, यानी जो मारू है, ये लगभग 1.5 साल की थी। 2 साल की भी नहीं है, 1.5 साल की है। तो इन दोनों का क्या होता है, बचपन में विवाह तय कर दिया जाता है राजाओं के द्वारा कि ये इनका आगे चल के विवाह होगा, मारू और ढोला का। अब ये रचना जो ढोला मारू रा दुहा है, ये श्रृंगार का तो भाव है, लेकिन कौन सी है, वियोग श्रृंगार है। दुखद कहानी है, पूरा रचना में आपको मिलेगा, प्यार में रोना धोना, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार की रचना है। होता क्या है, और ज़्यादा वैसे बहुत बड़ी रचना नहीं मिली है इसके, हमें लगभग कुछ 788 छंद ही प्राप्त होते हैं। और किस शैली में मिलती है हमको, डिंगल शैली में मिलती है। और डिंगल शैली का मतलब क्या हो गया, तो ये एक ऐसी रचना है जो वियोग श्रृंगार की भी है और डिंगल शैली में भी लिखी गई। पिंगल शैली का प्रयोग आपको इसमें नहीं दिखाई देगा। मतलब डिंगल का क्या हुआ, राजस्थानी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी का रूप, ब्रज भाषा का रूप आपको नहीं मिलेगा। अपभ्रंश के साथ राजस्थानी हिंदू का रूप, हिंदी वाली जो राजस्थानी हिंदी है उसका रूप आपको इस रचना में दिखाई देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि उस तरह की रचना है ये, ठीक है। तो अब हम इसकी कहानी पे आते हैं मुख्य रूप से लौट के। चलो दूसरा पेज कर लेते हैं। अब तो आवाज़ आ रही है ना मेरी, और दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ, तो ये जो ढोला है, और ये जो मारू है, तो इन दोनों का बचपन में ही विवाह हो जाता है। तो ढोला मात्र 3 साल के थे, और ये जो थी 1 साल की भी नहीं थी, तो 1/2 यानी 1.5 साल की आप कह सकते हैं, मात्र 1.5 साल की थी। इन दोनों का विवाह बचपन में ही तय कर दिया जाता है राजा के द्वारा। मगर जब ढोला बड़ा होता है तो वो इस बात को भूल जाता है कि मेरा मारू से विवाह
तय हो चुका है। यानी एक प्रकार से ये मारू को भूल जाता है। और दूसरी एक और जो नायिका सहनायिका की जो बात हम कर रहे हैं, और वो कौन सी थी? मालवाणी। ठीक है, तो उस मालवाणी से ये क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है, उससे इसकी शादी हो जाती है। अब जब इससे विवाह हो जाता है तो जब इसको मारू को पता चलता है तो ये पूरी इसका वियोग बढ़ रहा है ना। अब इसका पूरा सा वियोग में है, ये दुखी है कि उसके पति की किसी और से शादी हो गई, तो ये इधर परेशान है बहुत। और मालवाणी जो है एक पत्नी की तरह उनके साथ रह रही है। मगर होता क्या है कि ये जो मारू है, जो भी राहगीर होते हैं, जो भी उस शहर की तरफ जाते हैं राजा की तरफ, क्योंकि दूसरी जगह की है, तो ये राजा को संदेश भिजवाती है, ढोला को, कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना। संदेश भिजवाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुमने शादी कर ली। तो होता क्या है कि जब भी ये संदेश भेजती है मारू, ये सारे संदेश मिलते हैं मालवाणी को। और मालवाणी को जब ये संदेश मिलते हैं तो मालवाणी क्या करती है? अब क्योंकि मालवाणी का तो पति है ढोला। सर जी, आपका आवाज खत खत के आता है, बीच बीच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है सारा? अभी आवाज आ रही है? जी सर अभी आ रही है। अभी कट रही है क्या? अभी भी? अभी ठीक है सर। तो ये जो मारू संदेश भिजवाती है सारे, वो संदेश ढोला तक नहीं पहुंचते। और संदेश कहाँ जाते हैं? मालवाणी के पास पहुंचने देते हैं। तो मालवाणी क्या करती है? उन संदेशों को अपने पति के पास पहुंचने से रोकती है, पति तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो ये संदेश बार बार ढोला तक नहीं पहुंचते। और इस प्रकार से क्या होता है, जब तक ये संदेश मारू के ढोला तक नहीं पहुंचते, तब तक तो मारू का क्या है? वियोग चल रहा है, मारू वियोग में है ना, वो बहुत दुखी है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन मारू का जो संदेश है वो ढोला तक पहुंच ही जाता है, और वो मालवाणी उसमें बीच में नहीं आती, या उस किसी कारण से जो है वो उस दिन उपस्थित नहीं होती, तो मालवाणी उस संदेश को नहीं रोक पाती। जब ये ढोला तक बात पहुंचती है तो ढोला जो है परेशान हो जाता है कि ये तो वो मेरे लिए इतनी प्रेम में पागल है, या मतलब अभी तक वो मेरे लिए दुखी है, जो उसको प्रेम जाग जाता है, जो भी आप समझें। तो वे ढोला क्या करता है, ये मारू को लाने के लिए तैयार हो जाता है कि मारू को लेने जाएगा। यानी मारू मतलब मारवाणी को लेने के लिए जाएगा। अब जब ये बात सुनाई आती है मालवाणी को, क्योंकि तो पत्नी है, अब ये दुखी हो जाती है कि आप उसको क्यों लेने जा रहे हैं। और इस प्रकार से फिर वो ढोला नहीं रुकता और मारू को लेने ही जाता है। तो अब आप इसको देखिए, क्या है ये रचना? पूरी विरह की रचना है एक प्रकार से कहेंगे तो। इसमें चारों तरफ आपको वियोग ही वियोग मिलेगा। तो पहले तो मारू का वियोग है, और बाद में जो है मालवाणी का वियोग है। तो पहले हिस्से में तो मारू दुखी है, दूसरे हिस्से में जो है मालवाणी दुखी है, क्योंकि उसका पति चला गया उसको लेने। और अंत में क्या होता है, लेखक ने कोशिश किया, जैसे कि भारतीय परंपरा में होता रहा है, उत्तर भारत की परंपरा में होता रहा है, कि ये बहु विवाह आप इसको कह सकते हैं, एक स्त्री से ज़्यादा यानी दो पत्नियों के साथ यहाँ पे राजा रह रहा है। और फिर क्या दिखाया गया है लेखक के द्वारा, कल्लोल इसमें कहते हैं कि अंत में जो है वो तीनों ही सुख से रह रहे हैं, उनमें से अब कोई भी दुखी नहीं है, तीनों में सुख हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रचना आपको पूरी अंत होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और ये जो रचना है ढोला मारू राधुहा कल्लोल की, जिसे कुशल लाभ जो है संकलन कर रहे हैं, ये माना गया। और किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पास पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं। इतिहास को समझने के लिए शुक्ल की बातों को ध्यान में रखना ही होगा। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो मालवाणी है, इसमें इसके वियोग को कहा गया मनुहार। कहते हैं कि जो ढोला मारू राधुहा का जो मनुहार प्रसंग है, वो मानो ऐसा है जैसे पद्मावत का
क्या याद आना चाहिए तुम्हें इतनी बात सुनने के बाद पद्मावत का आपको? तो आपको याद आना चाहिए पद्मावत का नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड जो है वो इसी से याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नागमती किसकी पत्नी है? तो वो जो है रत्नसेन की पत्नी है। और रत्नसेन कहाँ चला जाएगा? पद्मावती को लेने चला जाएगा। तो ये नागमती रोती हुई बहुत ज़्यादा वियोग रहेगा, पूरा 12 मासा ये रोएगी। तो वो जो वियोग खंड है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यहाँ भी जो है मालवाणी रो रही है, वियोग में है। क्यों? क्योंकि उसका पति जो ढोला है वो मारू को लेने चला गया है। तो ये जो वियोग है मालवाणी मनुहार वियोग, ये लगभग नागमती वियोग की तरह इसको तुलना के आधार पर कहा गया कि वैसा ही खंड है, वैसी ही इसमें समानता दिखाई देती है। ठीक है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने डॉक्टर नगेंद्र ने तो ये कहा कि ढोला मारूरा दूहा जो रचना है श्रृंगार रस की परंपरा को अगर देखें तो हिंदी में पहली रचना उनके अनुसार यही दिखाई देती है। ठीक है। तो अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रचना है, अच्छी रचना है। इसका अध्ययन करने में बड़ा आपको आनंद आएगा, पढ़ने में अच्छी रचना है। और दूसरी बात यह है कि आदिकाल में पूरी रचना को दोहा छंद पद से लिखने की कोशिश करते हुए आपको यहाँ पर लेखक दिखाई देगा। ठीक है। ये जो खास चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है ढोला मारू रादूहा और अमीर खुसरो के बारे में। इसके बाद जो लौकिक साहित्य में हम एक और कवि को देखेंगे और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, अमीर खुसरो से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हैं आपके विद्यापति। ठीक है। तो ये विद्या कैसे लिखा जाता है? व अदद्दा और या। ठीक है। किसी को ना पता हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि विद्या को इसको मिला देते हैं द और या को, तो इस तरीके से इसको लिख दिया जाता है। ठीक है। तो विद्यापति अमीर खुसरो के बाद के कवि हैं। अमीर खुसरो कब के थे? 1255 के थे। इनका जन्म होगा 1350 ईस्वी में। ठीक है। विद्यापति कहाँ होता है? बिहार में होगा। पिपसी एक गांव है, बिपसी गांव करके, वहाँ पे बिहार में, लेकिन बिहारी ही है, इतना याद रखेंगे, बिहार में होता है। लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं, बच्चन सिंह का बहुत काम है विद्यापति पे। विद्यापति के बारे में जब भी आपको बातचीत दिखाई देगी तो बच्चन सिंह जरूर आएंगे याद। और बच्चन सिंह क्यों याद आएंगे? आपको किस रूप में भी याद रखने हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कौन सा? दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन है इसके? डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है। इसी जरूर इसको पढ़ें भी और याद भी रखें। बच्चन सिंह का इतिहास है, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विद्यापति के बारे में विस्तार से बातचीत की है। तो वो कहते हैं कि विद्यापति का जो समय है वो 1350 न होकर 1360 ईस्वी है, लेकिन विद्वानों ने नहीं माना, ज़्यादातर 1350 ही स्वीकार किया गया। ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं कि उनको बच्चन सिंह 1350 को मानना है, क्योंकि नेट में हो सकता है इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाता है। गणपति ठाकुर इनके पिता का नाम था ना। इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी? कि इन्होंने गंगा भक्ति और तरंगणी जैसी रचनाएं उस समय में की हैं। रचनाओं के बारे में बात भी करेंगे। एक बार पूछा गया कि विद्यापति के गुरु का क्या नाम था, है ना। तो विद्यापति के गुरु हैं आपको हरि मिश्र। ठीक है। ये इनके गुरु थे, जहाँ से इन्होंने दीक्षा ली थी। पंडित हरि मिश्र विद्यापति के गुरु हैं। ठीक है। ये भी जो हैं आपके आदिकाल में आश्रित कवि हैं। आश्रित कवि मतलब किसी के दरबार में रहते थे। तो ये 2 राजाओं के दरबार में रहे, कीर्ति सिंह और शिव सिंह। ये 2 राजा थे, इनके दरबार में ये रहे थे। आश्रयदाता कवि थे, इनके आश्रय में रहते थे कीर्ति सिंह और शिव सिंह के यहाँ पे। ठीक है। अब बात आती है विद्यापति के बारे में एग्जाम में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण आता है। तो देखो, विद्यापति के बारे में पूछा जाता है अक्सर कि विद्यापति के उपनाम, उनको किस किस उपनाम से जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो एक तो आपसे पूछेगा मैथिल कोकिल, किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल। कोकिल मतलब आप इसका कोकिल का मतलब निकाल सकते हैं कोयल से। और कोयल कैसे बोलती है? बहुत मीठा बोलती है।
तो ये किस भाषा में मीठा बोल रहे हैं? मैथिल में, मैथिली भाषा में, क्योंकि मिथिला के आसपास के थे। तो मैथिल कोकिल जो है इनको माना जाता है। इनका उपनाम किसने कहा इनको मैथिल कोकिल? तो जो मिथिला के विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान इनको मैथिल कोकिल कहते हुए आपको दिखाई देंगे। तो एक नाम तो आपको ये इनका दिखाई देगा, मैथिल कोकिल। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए मैथिल कोकिल कौन थे, तो विद्यापति आपको दिखाई देंगे। और इसीलिए आधुनिक कविता में जब नागार्जुन कहाँ के थे? नागार्जुन भी मिथिला के थे, है ना। जो आधुनिक कविता पढ़ेंगे तो वहाँ पे नागार्जुन मिथिला के, और नागार्जुन पे भी जो है मैथिल विद्यापति का काफ़ी प्रभाव है ना, उस वहीं से हैं, उस तरीके की उन्होंने भी मिथिला में आधुनिक कविता में नागार्जुन भी आपको मैथिली भाषा में कविता करते हुए दिखाई देंगे 1950 के आसपास, बिल्कुल, है ना। तो इनको मैथिल कोकिल कहा गया, ये नाम आपको जरूर रखना है। इसे कहा गया पंचानन। तो पंचानन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। देवोपासना, पंचोदेवो उपासना, ये भी इनका एक नाम मिलता है, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो नाम रहेगा, और वो सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? तो वो किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, और इसीलिए बच्चन सिंह उनको कहते हैं जातीय कवि। और जातीय कवि क्यों कह रहे हैं? देखिए, याद करिए, मिथिला के हैं, मिथिला की बोली का प्रयोग करेंगे, मैथिली जो भाषा है उसका प्रयोग होगा, मिथिला क्षेत्र की बात बहुत दिखाई देगी, इसीलिए जातीय कवि हैं कहाँ के? एक प्रकार से मिथिला जाति, या बाद में वो करके हिंदी की जाति भी इसे स्वीकार करेंगे। और इसीलिए जातीय कवि कहेंगे कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह। एक और शब्द मिलेगा आपको, ये तो एग्जाम में बहुत बार आया है, अरूप का कवि, है ना। ये भी कौन दिखाई देंगे? दोनों के नाम के, अरूप का कवि और जातीय कवि आपको डॉक्टर बच्चन सिंह ही कहते हुए दिखाई देंगे। और बच्चन सिंह कौन? जो इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। और कुछ और भी विद्वान हैं जो इनको कुछ अलग तरीके से पुकारते हैं, लिखवा देते हैं, बता देते हैं क्या है, कुछ का कवि, है ना। ये कहते हैं बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री। तो बाबूराम सक्सेना मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है वो क्या है? इस शब्द को जरूर याद रखिएगा। अगर अरूप, अरूप मिल जाएगा या तो आपको, या मिलेगा अपरूप, है ना। दोनों ही नाम मिल सकते हैं, अपरूप का कवि या अरूप का कवि। क्या देखो, जातीयता से तो आप समझ जाएंगे कि एक जाति की बात हो रही है ना, मैथिल भाषा हिंदी। और इसीलिए बच्चन सिंह उनको हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ही हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? विद्यापति को मानते हैं। लेकिन अरूप का कवि, ये भी कहा बच्चन सिंह ने। क्या मतलब हुआ अरूप का कवि का? तो अरूप का कवि का मतलब ये होता है कि इनकी जो कविता है ना, कोई रूप नहीं उभरता एक प्रकार का। एक प्रकार का रूप ना उभरने का मतलब क्या हुआ? कि एक ऐसी स्थिति है ये कि दुनिया में तत्व तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, और उसके भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं, किसी भी रूप में वो आ सकता है। जैसे अगर इसे हम थोड़े सरल रूप में समझें तो कार्बन है ना। कार्बन एक तत्व होता है। अब कार्बन को देखिए, अब कितनी सारी चीज़ों में मिलता है। वो कोयला में मिलता है ना, हीरा में मिलता है, डायमंड जिसे हम कहते हैं, ग्रेनाइट में मिलता है ना। अब कितने सारे रूप हैं उसके कार्बन के, लेकिन है तो वो एक ही तत्व। इसीलिए ये कहा गया कि ये जो हैं अरूप के कवि हैं, आप इसको किसी एक चीज़ में बांध नहीं सकते, है ना। और ये बहस कहाँ शुरू होगी? ये बहस शुरू होगी पूरी जब इनको ये सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी कि बताइए विद्यापति भक्त कवि हैं कि श्रृंगारिक कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं कि भक्त कवि हैं। इस पर पूरी बहस चलेगी, ठीक है। तो इसलिए इनको अरूप का कवि बच्चन सिंह कहते हैं कि ये आप इसको किसी एक चीज़ में बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसके क्योंकि इनके यहाँ तत्व तो एक अलग ही प्रकार से आता है,
जिसमें कोई एक विशेष रूप आपको नहीं बनेगा। हर चीज में वो मौजूद है कि भक्त में भी ईश्वर मौजूद है, श्रृंगार में भी ईश्वर मौजूद है ना, सारी चीजों में और भी रूप है तो वहां भी ईश्वर मौजूद है ना, सब तरीके के ईश्वर का रूप आपको दिखाई देगा। दूसरा, जैसे बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री जो हैं, जिस शब्द का प्रयोग इनके लिए कर रहे हैं, कुछ का कवि जो कह रहे हैं, ये क्या है, ये स्त्री के जो ऊपरी अंग होते हैं उनके सबसे बाहरी पार्ट है ना। तो क्यों कहा गया है, इस तरीके की भाषा शैली इनके लिए क्यों प्रयोग की गई, क्यों इसलिए करी गई, क्योंकि विद्यापति की जब आप कविता पढ़ेंगे तो स्त्री शरीर खुल के आता है एकदम से सामने, हर एक हिस्से का, हर एक चीज का वर्णन बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में दिखाई देगा, है ना। तो इसीलिए यहां भी आपको इस तरीके की चीज, है ना, क्योंकि अत्यधिक शरीर के बारे में और स्त्री के ऊपरी शरीर के बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया गया है, तो इसीलिए बाबूराम सक्सेना और हरप्रसाद शास्त्री जैसे कवि इनको कुछ का कवि कहते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये आरोप भी है एक प्रकार से देखा जाए तो उनका, ये कोई अच्छा शब्द तो प्रयोग नहीं है, अगर अपमान नहीं कहेंगे तो एक व्यंग तो कह ही सकते हैं कि ये विद्यापति पे व्यंग किया गया है, ये कोई सभ्य नाम तो नहीं हो सकता, है ना। इस तरीके से किसी को इस भाषा शैली में कहें कि वो कुछ का कवि है। ठीक है, बात आई आती है विद्यापति के बारे में कि इनके बहुत सारे उपनाम मिले, उनको बहुत सारी उपाधियां मिली। तो जो काम किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, वो कहते हैं कि लगभग इनको 16 उपनाम मिले, यानी उपाधियां मिली हैं। 16 उपाधियों में, जैसे नेट वाले एग्जाम में तो बिल्कुल आता है, कहीं से भी पूछ लेता है, पीजीटी में एक दो बार पूछा है। तो देखो, 2 नाम तो आपको जरूर याद रखने हैं टीजीटी वालों के दृष्टिकोण से। एक तो रखना है खेलन कवि किसे कहा गया, तो खेलन कवि कहा जाता है विद्यापति को। किसने कहा, स्वयं ने, अपने आप को ही कहा था, खुद ने ही कहा था कि मैं तो खेलन कवि हूँ, यानी विद्यापति जो है अपने आप को ही कह रहे हैं कि मैं खेलन कवि हूँ। ठीक है, बाकी अतिरिक्त बहुत सारे, इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे कि अभिनव जयदेव कहा गया विद्यापति को, अभिनव जयदेव। और अभिनव जयदेव कहाँ थे, अभिनव जयदेव मिलेंगे आपको संस्कृत में, है ना, और वहां जो है वो कृष्ण काव्य की रचना करी थी। यहाँ भी कृष्ण काव्य की ही रचना होगी। विद्यापति पदावली किस पे है, भगवान कृष्ण के ऊपर ही है, कृष्ण परंपरा का आपको उसमें रचना मिलेंगी और उसको आधार बनाकर कविता की गई है। तो जयदेव इनको मिला गया है ना, दशावधान कहा गया है, कवि शेखर कहा गया है। तो एक तो जयदेव, अभिनव जयदेव, हिंदी का विद्यापति को अभिनव जयदेव, और खेलन कवि। टीजीटी वाले तो इस नाम को 2 को जरूर याद रखें, है ना। पीजीटी वालों के लिए तो और भी रख सकते हैं, जैसे कंठाहार कह सकते हैं, सुकवि भी कहा गया, है ना, कविवर भी कहा गया, कवि रंजन भी कहा गया। तो इस प्रकार से 16 उपाधियाँ इनको दिखाई देती हैं, है ना। बहुत सारे नाम आपको इनके मिलेंगे, महाराज पंडित भी, राज पंडित, कवि रत्न और नव कवि शेखर, सरस कवि, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। तो ये 2-3 नाम तो आप जरूर रखिए, खेलन कवि और अभिनव जयदेव विद्यापति को ही कहा जाता है। खेलन कवि उन्होंने खुद कहा और अभिनव जयदेव जो है दूसरों ने उनको कहा है। ठीक है, अब बात जो आती है ना, सबसे मुख्य बात क्या है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये भक्त कवि थे या फिर ये श्रृंगारिक कवि थे या फिर जो है ये न भक्त थे न श्रृंगारिक बल्कि रहस्यवादी थे। ठीक है, ये 3 प्रकार की श्रेणियां इनके बारे में कहा जाती है। किसके बारे में, विद्यापति के बारे में। यानी कुछ तो कहते हैं कि ये भक्त कवि हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ये श्रृंगारिक कवि हैं। ये पूरी बहस है। तो आपको इतना जरूर याद रखना कि भक्त कौन कौन मानते हैं। तो भक्त मानते हैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको कहते हैं कि विद्यापति भक्त कवि हैं। इसी परंपरा में आएंगे श्याम सुंदर दास, ये भी इनको क्या मानते हैं, 2 नाम जरूर याद रखिएगा कि भक्त कवि श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं विद्यापति को। श्रृंगारिक में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आपको 2 नाम जरूर याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसके अलावा रामकुमार वर्मा भी हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं, सुभद्रा झा हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी हैं, लेकिन शुक्ल और बच्चन सिंह आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह और शुक्ल। इसके अलावा
रहस्यवादियों में आपको जो याद रखना है वो रखना है, एक नाम, वैसे नाम तो कई हैं, जनार्दन मिश्र है, नगेंद्र नाथ गुप्त हैं, कुमार स्वामी भी हैं, लेकिन रहस्यवादियों में एक ही नाम आपको याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनको रहस्यवादी कहते हैं। श्रृंगारिक कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह मानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी मानते हैं, है ना। इसके अलावा हरप्रसाद शास्त्री हैं, सुभद्रा झा हैं, रामवृक्ष बैनीपुरी हैं, ये सब इसको श्रृंगारिक कवि ही मानते हैं विद्यापति को। लेकिन भक्त कवियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय। तो द्विवेदी और श्याम सुंदर दास को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। विद्यापति पे कल फिर बात करेंगे, इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ना होगा हमें। बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं ये तीन जो मैंने बात बताई है। इसको रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, शुक्ल और बच्चन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्रृंगारिक कवि और भक्त में हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास।